हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कि आज 3 जून 2026 वेडनेसडे की आज की न्यूज़ न्यूज़ एनालिसिस से जानते हैं कि पहला न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आईआर का। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा शुरू। आइए बात करते हैं इस न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में। यह समाचार पत्र का लेख भारत अमेरिका समझौते को अंतिम रूप देने के लिए शुरू हुई चर्चा के बारे में है। इसलिए ये मुख्य बिंदु देखते हैं। वार्ता की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में 3 दिवसीय बातचीत शुरू हुई। प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व अमेरिका दल का नेतृत्व उनके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव संजय चड्ढा कर रहे हैं। समझौते का दायित्व दोनों पक्ष एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते FTA पर बातचीत को आगे बढ़ाने और इस साल की शुरुआत में तय किए गए व्यापार पैकेज को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दे और आयात निर्यात। अमेरिका ने भारत औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ साथ कृषि तथा खाद्य उत्पादों जैसे डेयरी उत्पाद, मेवे, ताज़ा प्रसंस्कृत फल के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच की मांग की है। भारत ने पिछले वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातुओं और मेडिकल उपकरण खरीदने की मांग जताई थी। नीतियों में बदलाव का असर। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुल्क नीतियों में किए गए हालिया बदलाव के कारण इस समझौते में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हिंदी समाचार लेख में प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच शुरू हुई 3 दिवसीय वार्ता का विस्तृत विवरण दिया गया है। उल्लेखित प्रमुख मुद्दों में अमेरिका डेयरी उत्पादों के बाजार तक पहुँच, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों जैसे अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क में कमी और भारत द्वारा सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली GSP के लाभों को बहाली की मांग शामिल है। इन वार्ताओं में भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व उनके प्रमुख वार्ताकार कर रहे हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य संभावित समझौते से पहले विवादों को सुलझाना है। आइए आगे देखते हैं। आगे न्यूज़ है कि वर्ष 2047 तक 6.8 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव है। आइए इस न्यूज़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत 2047 तक कार्बन उत्सर्जन 6.8 करोड़ टन की कमी कर सकता है। जैविक कचरे को लैंडफिल से सड़ने और हानिकारक मीथेन उत्सर्जित करने देने के बजाय उसे खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके इस कमी को संभव बनाया जा सकता है। इस पहल से लगभग 26 लाख नौकरियां सृजित हो सकती हैं और 2047 तक लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य उत्पन्न हो सकता है। देखते हैं मुख्य निष्कर्ष क्या है कि यह जैविक कचरे के उचित प्रबंधन द्वारा भारत में कार्बन उत्सर्जन को कमी करने की संभावना पर आधारित है। लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश में 6.8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान समस्या भारी मात्रा में जैविक कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट खुले में फेंका जाता है या डंपिंग यार्डों तक पहुंचता है। इससे मीथेन जैसी हानिकारक ग्रीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बेहद खतरनाक है। समाधान: यदि जैविक कचरे को खुले में फेंकने के बजाय खाद, कंपोस्ट, जैव गैस, बायोगैस बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। मुख्य आंकड़े और प्रभाव की स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट। कचरा उत्पादन: देश के शहरों में प्रतिदिन लगभग 1.7 लाख टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से करीब आधा हिस्सा लगभग 50% जैविक कचरा होता है। भविष्य की चेतावनी: यदि कचरा प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वर्ष 2047 तक कचरा क्षेत्र में से होने वाले उत्सर्जन बढ़कर लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष तक पहुंच सकता है। संभावित लाभ: त्वरित जैविक हस्तक्षेप और वैज्ञानिक प्रबंधन से कचरे के ढेरों पर जाने वाले कचरे में कमी आएगी। मीथेन गैस के उत्सर्जन पर लगाम लगेगी। जैविक खाद और जैविक सैलरी बायोसैलरी जैसे सह उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा, जो रासायनिक उर्वरकों को विकल्प बनेंगे। आवश्यक कदम क्या? रिक्वायरमेंट एक्शन क्या है? खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति को रोकना, जो भारतीय शहरों में पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जैविक कचरे का पृथक्करण, सेग्रीगेशन और उसका उचित पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग। कचरा प्रबंधन को केवल स्वच्छता के नज़रिए से न देखकर ऊर्जा उत्पादन और जलवायु प्रबंधन से मुकाबले के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाना। अब देखते हैं कि न्यूज़ का अगला टॉपिक है, देश में कचरे से बिजली उत्पादन की रफ्तार धीमी। देश में कचरे से बिजली की रफ्तार धीमी। आइए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं।
यह समाचार भारत में कचरे से बिजली उत्पादन की धीमी गति को उजागर करता है। हालांकि राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन कचरे से ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य से नीचे बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्य बिजली की मांग अपशिष्ट प्रबंधन दोनों के लिए सक्रिय रूप से समाधान तलाश रहे हैं। देश में कचरे बिजली उत्पादन की धीमी इसके बारे में जानते हैं डिटेल से इसके बारे में। देश में कचरे से बिजली बनाने की क्षमता तथा उत्पादन से जुड़े मुख्य आंकड़े निम्नलिखित हैं। बिजली उत्पादन के आंकड़े 2021 और 22 में उत्पादन कुल 16 से 21.06 मिलियन यूनिट, जबकि 2025-26 में उत्पादन बढ़कर केवल 2703.82 मिलियन यूनिट तक पहुंचा। उत्पादन की रफ्तार केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कचरे से बिजली बनाने के मामले में बहुत ही धीमी रफ्तार से कम हो रहा है। कुल कचरे से बिजली की खपत पिछले 3.5 सालों में कचरे से बिजली का कुल उपभोग 1082.76 मिलियन यूनिट रहा है। उपभोक्ता द्वारा कुल 1.08 अरब यूनिट कचरे से बनी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्रणी राज्य कचरे से बिजली बनाने में है। इन राज्यों से बिजली बनाने का काम चल रहा है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। कचरे से बिजली बनाने पिछले राज्य, इन राज्यों में अभी भी कचरे से बिजली बनाने का उत्पादन शून्य दर्ज किया गया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा। अब इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत की भी फिक्र जरूरी। आइए दोस्तों, इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में डिटेल से। मानव स्वास्थ्य के समाधान मृदा स्वास्थ्य की निगरानी के महत्व पर चर्चा की गई है, जिसमें पोषक तत्व संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जैविक खेती उर्वरक के उपयोग को कैसे कम कर सकती है, फसल की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और कृषि विकास का समर्थन कर सकती है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि मृदा मानचित्रण पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। यदि मिट्टी की उर्वरता को नुकसान से बचाने और समग्र पर्यावरण की रक्षा के लिए रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने की वकालत करता है। आइए इस और डिटेल से जानते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ और उसके संरक्षण के बारे में मुख्य रूप से यह बताता है कि इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। लेकिन प्रमुख बिंदु का संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए। आइए देखते हैं मुख्य संदेश एवं महत्व। फसल उत्पादकता, मिट्टी की सेहत सुधारक फसलों की पैदावार गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। पोषक तत्व संतुलन, मिट्टी में जैविक खाद, सूक्ष्म सिंचाई और आवश्यक पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा देने से रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। चुनौतियां और समाधान, असंतुलित उपायों का नुकसान, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति प्रभावित हो रही है। फर्टिलिटी, मिट्टी की मैपिंग, सॉइल मैपिंग, मिट्टी की जांच और मैपिंग के जरिए उसमें कमी वाले पोषक तत्वों की सटीक पहचान करके सही मात्रा में खाद का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए पर्यावरण के अनुकूलन कृषि तकनीकों का अपनाना आवश्यक है। कृषि तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। आइए आगे बात करते हैं कि एक नया टॉपिक है, बेटी बचाओ, बेटी को अनुकंपा नियुक्ति न देना मन माना। उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट ने फैसले को रद्द करते हुए इस तल्ख टिप्पणी। आइए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। समाचार रिपोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का विवरण दिया गया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना या मनमाना असंवैधानिक है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की नियुक्तियों के लिए विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना समानता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह फैसला उत्तराधिकार और रोजगार में बेटियों के समान अधिकारों से संबंधित व्यापक कानूनी विकास के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें विवाह के आधार पर बाहर किया जाएगा। शीर्षक का मूल आइए देखते हैं हेडलाइन क्या है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट एक फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि विवाहित बेटियों को कंपेशनेट के आधार पर नौकरी देने से इनकार करना मनमाना, अनुचित या असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का करारूप, अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना समानता के अधिकार के खिलाफ है।
याचिका का मामला, एक महिला ने साल 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी जिसके तहत शादीशुदा बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। योजना का मुख्य उद्देश्य, अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मकसद संकट में घिरे पीड़ित परिवार को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसमें लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक वास्तविकता, कोर्ट ने टिप्पणी की कि विवाह होने से बेटी का अपने माता पिता के परिवार से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। आज के समय में कई वैवाहिक बेटियां अपने माता पिता को देखरेख और उन पर आश्रित रहती हैं, इसलिए वे केवल वैवाहिक स्थिति को आधार बनाकर वित्तीय जरूरत का आकलन नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि अगला न्यूज़ क्या है कि मौद्रिक समीक्षा बैठक की रेपो दर को यथावत रखेगा आरबीआई, आगे समीक्षा में बढ़ सकती है ब्याज। आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स। आरबीआई रेपो दर को मौजूदा स्तर पर बरकरार रखेगा, लेकिन भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती है। यह दावा अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र प्रमुखों के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। मुख्य बिंदु देखते हैं कि बैठक जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक एमपीसी मीटिंग शुरू हो रही है। रेपो दर पर अनुमान, सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। भविष्य का रुख क्या है? बढ़ती मुद्रास्फीति महंगाई को जोखिमों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के मध्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। विशेषज्ञ क्या है कि 11 अर्थशास्त्रियों में से 9 ने दरों को यथावत रहने की उम्मीद जताई है। 4 विशेषज्ञों का अनुमान है कि दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की जा सकती है। कच्चे तेल, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और भू राजनीतिक घटनाओं पर आरबीआई की पैनी नजर है। महंगाई का अनुमान, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.9 से 5.5% तक रहने की संभावना जताई गई है। आइए देखते हैं कि अगला न्यूज़ है, मदर डेयरी ने पेश किया मिट्टी में विघटित होने वाला दूध का पाउच। मिट्टी में विघटित होने वाले दूध का पाउच। आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। मदर डेयरी ने भारत का पहला ऐसा मिल्क पाउच पेश किया है जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है और पर्यावरण में प्लास्टिक का कोई निशान नहीं छोड़ता। गाय के दूध के लिए यह नई पर्यावरण अनुकूलित पैकेजिंग पहल 5 जून 2026 से नई दिल्ली एनसीआर में उपलब्ध होगी। इस पाउच में ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जो मिट्टी में घुल जाती है और जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होता है। मदर डेयरी प्रमुख दूध आपूर्तियों में से एक है जो कई सालों में प्रतिदिन लगभग 55 लाख लीटर दूध बेचती है। यह समाचार पत्र की मदर डेयरी द्वारा भारत के पहले मिट्टी में प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाले दूध पाउच, नेचुरली डिग्रेडेबल मिल्क पाउच को पेश किए जाने के बारे में इस समाचार में मुख्य बिंदु जानते हैं। मदर डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत एक ऐसा दूध पाउच लॉन्च किया है जो मिट्टी में डिस्पोज होने के बाद पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से घुल या विघटित बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। पर्यावरण में प्लास्टिक का कोई अवशेष नहीं छोड़ता। तकनीकी की खासियत क्या है? इस पाउच की खास पैकेजिंग तकनीक इसे मिट्टी में मिलने के बाद एक जैव उपलब्ध मोम बायोअवेलेबल वैक्स में बदल देती है। इसके बाद मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव माइक्रोबीज इसे पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों में तोड़ देते हैं। कीमतों पर कोई असर नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मीनेश शाह ने स्पष्ट किया है कि पैकेजिंग में किए गए इस बड़े बदलाव का बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाला जाएगा और दूध की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। शुरुआती उपलब्धता, कंपनी इसकी शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गाय के दूध वेरिएंट के साथ करेगी। आइए देखते हैं अगला न्यूज, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने की आवश्यकता। आइए देखते हैं कि इसके टॉपिक के बारे में जानते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण महंगाई, अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित प्रभाव के बारे में। आइए इसे मुख्य बिंदु आर्थिक प्रभाव क्या है। कीमतों में वृद्धि से अनुसार 15 मई के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भविष्य का अनुमान, यदि कच्चे तेल क्रूड ऑयल के दाम इसी स्तर पर बने रहे तो निकट भविष्य में यह बढ़ोतरी 10% लीटर तक पहुँच सकती है। मुद्रास्फीति, महंगाई पर सीधा असर। ईंधन की कीमतों में 7.5 रुपये की वृद्धि से मुख्य मुद्रास्फीति में करीब 0.36% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि यह वृद्धि 10 रुपये तक जाती है तो खुदरा महंगाई में 0.46% तक का इजाफा हो सकता है। क्रिसल का अनुमान, रेटिंग एजेंसी क्रिसल के अनुसार इस बढ़ोतरी की असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई या परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के रूप में दिखेगा। इससे खाने पीने की चीज़ों को समेत दैनिक उपयोग की वस्तुओं महंगी हो जाएगी। प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र, ईंधन के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर सड़क परिवहन पर पड़ेगा क्योंकि माल ढुलाई का एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। इसी कारण निम्नलिखित उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं, दूध, फल, दालें, चाय, कॉफ़ी, मसाले, अंडे, मांस, मछली। औद्योगिक उपभोक्ता सामान्य कपड़ा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी के उत्पाद, सीमेंट, सिरेमिक, रसायन, प्लास्टिक और धातु क्षेत्र। महत्वपूर्ण आंकड़े कहते हैं, माल ढुलाई देश में करीब 71% माल ढुलाई मार्ग से होती है, जिसमें से 42% हिस्सा पर ईंधन पर निर्भर है। कच्चे तेल की
कीमत धातु के वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में कच्चे तेल की औसत कीमत $112 प्रति बैरल रही, जो पूरे पूरे वर्ष के अनुमानित बजट $95 प्रति बैरल से काफ़ी अधिक है। आरबीआई का लक्ष्य क्या है? इस बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के 4% के आदर्श लक्ष्यों से ऊपर जा सकती है, लेकिन इसके 2 से 6% के स्वीकार्य दायरे के भीतर बने रहने की उम्मीद है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। विदेश मंत्रालय कर भारत नेपाल सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। आइए देखते हैं कि ये आईआर से रिलेटेड टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन से। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानते हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत नेपाल सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। भारत ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी अन्य देशों का बाहरी मध्यस्थ की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु देखते हैं कि द्विपक्षीय। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं को निपटने के लिए एक मजबूत द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किया गया है। विवादित क्षेत्रों में देशों के बीच मुख्य विवाद लिपू लेख या लिम्फिया धूरा और काला पानी क्षेत्रों को लेकर है, जिन्हें भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। 2 इम्पोर्टेंट है जगह देखें दोस्तों, एक हो आपको ये लिम्फिया धूरा, एक हो काला पानी। ये 2 इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। तीसरे पक्ष का संदर्भ, जब प्रक्रिया नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड या उसके प्रतिनिधि द्वारा संसद में दिए गए बयान के बाद आई, जिसमें चीन और ब्रिटेन से संपर्क की बात कही गई थी। सीमा निर्धारण, भारत नेपाल सीमा का लगभग 58% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, लेकिन गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण कुछ हिस्सा पर अभी भी चर्चा चल रही है। एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगा बदलाव। आइए दोस्तों ये साइंस बायो से रिलेटेड है या साइंस टेक्स से भी इसको जोड़ा जाए। आइए देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में। यह खेती में उभरती प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स भटिंडा के एक दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान यह बात कही। मुख्य बिंदु देखिए, विकसित भारत का सपना, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल स्वस्थ और उत्पादक आबादी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी ढांचा बनाम सेवा, सरकार बुनियादी ढांचा और आधुनिक सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा अंतर डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के समर्थन और करुणा पर निर्भर करती है। तकनीकों का अपनाना, छात्रों को कृत्रिम मेधा, एआई, सटीक चिकित्सा, प्रिसिशन मेडिसिन और टेलीमेडिसिन और जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नई सुविधाओं का उद्घाटन, समारोह के दौरान एम्स भटिंडा में निम्नलिखित अत्याधुनिक सुविधाओं को उद्घाटन किया गया है। पॉजिट्रॉन एम्स टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, पेट सीटी सुविधा, हाई एलर्जी लीनियर एक्सीलेटर इकाई कैंसर निदान एवं उपचार क्षमताओं में वृद्धि के लिए, समर्पित वन इंटेंसिव केयर यूनिट, वन आईसीयू, गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के व्यापक देखभाल के लिए, बाल विकास एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र CDEIC, बच्चों में विकासात्मक विकारों और विकलांगताओं की प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन के लिए। दोस्तों देखते हैं, एक है अमेरिका में मणिपुर फिल्म आर्ट एंड कल्चर को जोड़ सकते हैं। बुंग ने जीते 3 पुरस्कार। ये अमेरिका मणिपुरी फिल्म बुंग ने जीते 3 पुरस्कार। ये आर्ट और कल्चर से जोड़ सकते हैं दोस्तों इसको, टॉपिक को। आइए देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल NYIFF 2026 में प्रशंसित मणिपुरी फिल्म बुंग की बड़ी जीत के बारे में, जिसे फिल्म ने कुल 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। विजेता फिल्म मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंग, जिसका निर्देशन नवोदित निर्देशिका लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। दोस्तों ये एग्जाम इसका नाम पूछ सकते थे कि निर्देशिक नवोदित निर्देशिका लक्ष्मी प्रिया देवी, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका नाम पूछा जा सकता है। जैसे SSC बैंकिंग, रेलवे में इसका नाम पूछा जा सकता है। जीते गए 3 पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म क्रिटिक्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता मुख्य बाल कलाकार गुगुन किप जेन ने किया। आयोजन, यह फिल्म महोत्सव अमेरिका में 25 से 31 मई तक आयोजित किया गया था, जिसमें 15 भाषाओं में विविध फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन भारत अमेरिका आर्ट्स काउंसिल द्वारा किया गया था। अन्य प्रमुख विजेता विवरण, लेख महोत्सव के कुछ अन्य विजेता का भी उल्लेख है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बक्सो बोंदी, अभिनेता निखिल यादव फिल्म विमुक्ति के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीनाक्षी जैन फिल्म विक्टोरिया के लिए है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा निखिल महाजन प्राजक्त देशमुख फिल्म तिथि के लिए।
ये सब दोस्तों पूछ सकता है छोटे एग्जाम में, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे इस समय ये पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना था कि अगले दिन अगले न्यूज़ में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।